हेलो बच्चा पार्टी। जनाब मन बंदा नचीज शोए ताऊ केमिस्ट्री गुरु आपकी खिदमत में हाजिर। और जनाब वाली, मैंने जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में तुम लोगों के साथ शेयर करना है वो है जनाब सॉलिड स्टेट। 2 एमसीक्यूज आने का खतरा है यहां से, और जो 2 एमसीक्यू सॉलिड स्टेट से आने हैं, एक तो 110% श्योरिटी। फिर वही बात, मैं ऐसे क्यों कह देता हूं 110% श्योरिटी? क्या ये मेरा तकिया कलाम है या कोई ये रवायती डायलॉग है? ना ये तकिया कलाम है, ना ये रवायती डायलॉग है, ये माजी में आने वाले पेपर्स की एक डीप एनालिसिस है जिसकी बेस पर फैसला करता हूं मैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सॉलिड स्टेट के अंदर से जो मैंने 99% पेपर में सवाल आते हुए देखा है वो जनाबे मन आता है आयोनिक सॉलिड्स से रिलेटेड, और आयोनिक सॉलिड्स में भी सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है। तो मैं इस यूनिट को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा। पहला लेक्चर अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का थोड़ा सा इंट्रो होगा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक छोटा सा कंपैरिजन होगा, और उसके बाद फिर मैं चारों के चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक में कंपैरिजन पढ़ाऊंगा। और आपके सिलेबस में 2 सॉलिड्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करने का हुक्म दिया गया है, और वो हुक्म है कि आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान इनको कंपैरिजन सिखा दो। ओके, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन बात करते हैं जनाब। एमॉर्फस को कहा जाता है सूडो सॉलिड, याद रख लीजिएगा। अब सूडो क्यों कहा जाता है? होते ये भी सॉलिड ही है, मगर असल जो चीज है, जो मेन चीज है कि इनकी शेप तो होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सॉलिड्स की शेप होती है, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। मैं अक्सर बच्चे से एक मजेदार सा सवाल पूछता हूँ, एमॉर्फस की शेप होती है या क्रिस्टलाइन की शेप होती है? तो वो कहते हैं क्रिस्टलाइन की शेप होती है, एमॉर्फस की नहीं होती। हालांकि हम शुरू में सॉलिड, लिक्विड, गैस का जब कंपैरिजन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डेफिनेट शेप। तो याद रख लें, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों की ही शेप होती है, बोथ आर हैविंग ए डेफिनेट शेप। बट फिर बात कहां पे आती है? ज्योमेट्रिकल के ऊपर इशू आ जाता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो इनके अंदर नहीं होती, यानी कि हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरह का सीन, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग ए ज्योमेट्रिकल शेप। और उसके बाद आप लोगों को अगर इनको सूडो सॉलिड कहा जाता है तो क्रिस्टलाइन के बारे में जानते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स है, ये ट्रू सॉलिड्स क्यों है? ये ट्रू सॉलिड इसलिए कि इनका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न रखता है। तो शेप के अंदर एक पैटर्न जब ज्योमेट्रिकल मौजूद होगा तो ये ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो इंक्लूड होंगे सॉलिड्स के हवाले से। ओके, अब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके हवाले से भी आप लोगों को आइडिया दे दूं। एमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। चंद एक फीचर्स हैं। वैसे तो अभी आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे कंपैरेटिवली एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाएंगे, बट राइट नाउ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि चंद एक मेन पॉइंट जिनकी बेस पर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनके अंदर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। ये एच फ्यूजन का मतलब है हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि पिघलाने के लिए जो हीट यूज होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा तो हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होगी, और इधर आ जाए तो हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होगी और साफ ज़रा मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होगा। और एक प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब है नो वेरिएशन विद डायरेक्शन, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन तो बदल ही नहीं सकती क्योंकि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। नो वेरिएशन of properties with direction। तो डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएशन नहीं है, जबकि इस तरफ आ जाए एनाइसोट्रोपी। अब याद रखिएगा, आइसो का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? एन आइसो, क्योंकि एन विदाउट स्पेस जब आएगा तो ये नॉन के मीनिंग में आता है,
ये अगेंस्ट हो जाता है, मनफी में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है, ये उस चीज की नफी कर रहा होता है। तो एनाइसोट्रोपी का मतलब है, अब ये नो खत्म हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन। अब आप लोगों ने जिस तरह से देखा होगा, आप लोगों ने क्लीवेज प्लेन सुना हुआ है, ये एक ऐसी प्लेन एंगल एज या जहाँ से क्रिस्टल को काटा जाए, तोड़ा जाए या फोड़ा जाए, उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं। तो ये एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। क्लीवेज प्लेन बदलता है जब अरेंजमेंट बदलती है। यूँ समझ लो एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर जो है वो अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कि जब अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ने चेंज होना है तो प्रॉपर्टीज जिन्होंने चेंज होना है उनके इस चेंज को एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर कहा जाता है, और वो प्रॉपर्टी जो अरेंजमेंट बदलने पर बदलती है उसको एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। जिस तरह के मैंने अभी क्लीवेज प्लेन की एग्जांपल दी, इसी तरह ग्रेफाइट की आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि ग्रेफाइट पैरेलल टू द लेयर्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये क्या वजह है, क्या रीजन है, वो आप लोगों को पता ही है कि उसके अंदर कार्बन एटम्स के अंदर लेयर्स होती है, और लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम्स के दरमियान में, बिटवीन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बायस बनते हैं। अब बेटा एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में अब आप लोगों को एक छोटी सी पिक्चर दिखाकर एक क्लियर व्यू देता हूं। आप लोगों ने डेफिनेटली सिट्टा तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में खाया होगा, तो जरा गौर करें कुदरत ने कितनी प्यारी एग्जाम्पल हमारे समझने के लिए रखी। ये देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के ऊपर देखे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स नजर आ रही है। तो मैं कह सकता हूं क्रिस्टलाइन के अंदर एक ज्योमेट्रिकल शेप देखने को मिलती है, एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। ज्योमेट्रिकल शेप कह लो और फिक्स्ड पैटर्न कह लो। उसके बाद आप लोगों को देखे पूरे के पूरे इस सिट्टे के अंदर जो पार्टिकल जब एक जैसे अरेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आओ तुम्हें शार्प मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं कि जब आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्योंकि एक जैसी तरतीब और अरेंजमेंट में पड़े हुए होते हैं, तो फिर बेटे आप उनको जब हीट करते हो तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट की वजह से हीट करने पर जब मेल्टिंग पॉइंट आना है तो पूरे के पूरे एंटायर क्रिस्टल लैटिस ने एट अ सर्टेन टेम्परेचर मेल्ट हो जाना है, क्योंकि उन सब की बिल्कुल एक जैसी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है। यानी कि हीट किया और 50 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट था, और 50 पर मेल्टिंग स्टार्ट होकर 50 डिग्री सेल्सियस पर ही एंड हो जाती है। यानी कि स्टार्ट और एंड ऑफ द मेल्टिंग एक ही टेम्परेचर होता है, तो इसको कहा जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का खासा है। अब आप लोगों को पता है कि इसके लिए ये जो आप लोग हीट दोगे इसको हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। तो जब मेल्टिंग पॉइंट एक सर्टेन फिक्स्ड होगा तो साफ ज़ाहिर है हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट और सर्टेन और फिक्स्ड होगी, जबकि इसके मुकाबले अगर आप इधर आते हो, यहाँ एमॉर्फस में देखें, आपको ये जो टेढ़ी मेढ़ी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स नजर आ रही होगी, इस पे थोड़ा सा गौर करना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें जब पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके अरेंज नहीं होंगे तो आप जब इनको साफ जाहिर है हीट करोगे, तो हीट करने पर फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है 51 डिग्री सेल्सियस या 52 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो कंप्लीटली मेल्ट हो। यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होने की वजह से इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको उम्मीद है
पॉइंट समझ आया होगा कि हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास है वो डेफिनेट ना होने की क्या वजह है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होने की क्या वजह है। अब बात दफा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर थोड़ी बहुत पार्टिकल जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी डायग्राम सिखा रहा हूँ, वरना तो यहाँ पे आपको एक से एक बढ़ के डायग्राम्स दिखाई जा सकती है। बड़ा ये देखिए, ये ऊपर एक रैंडम अरेंजमेंट आपको नजर आ रही थी, लेकिन इतना पार्ट देखें, ये थोड़ी सी प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो शो कर रहा है। इस प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आप लोगों को इस पार्ट को क्रिस्टलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइट। अब व्हाट इज क्रिस्टलाइट? क्रिस्टलाइन से मिलता जुलता है, तो क्रिस्टलाइट होता है शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर या रेंज ऑफ अरेंजमेंट। तो शॉर्ट ऑर्डर या अरेंजमेंट ऑर्डर जो है ये हमारे पास जो देखा जाता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। तो क्या तय किया तुम लोगों ने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैंने क्रिस्टलाइन बोला, एमॉर्फस के अंदर देखा जाता है। खैर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसी अरेंजमेंट थोड़ी बहुत जिस पार्ट ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड में देखी जाएगी, उस पार्ट ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइट कहा जाएगा। समझ गए हो? तो शॉर्ट ऑर्डर या रेंज ऑफ द अरेंजमेंट हमारे पास पार्टिकल्स की को क्रिस्टलाइट कहा जाता है, और ये प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड्स में देखी जाती है। लो जी, मैंने आप लोगों को एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का एक बेसिक थीम सिखा दिया। ये बेसिक थीम समझने के बाद इस एक टेबल को जरा डीपली स्टडी कर लीजिएगा, रट शट लीजिएगा। ये एक कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कंपैरिजन में पूछूं, यार रिपीटिंग यूनिट के ऊपर बात करें, एमॉर्फस सॉलिड्स में इररेगुलर होगा जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर होगा। रिपीटिंग यूनिट वही होगा जिसमें आप लोगों को एटम्स, आयंस या पार्टिकल्स को अरेंज होते हुए दिखाया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस है सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो ये रिपीटिंग यूनिट कहलाएंगे। और ये अगर एक इरेगुलर पैटर्न विंगे चिब्बे अंदाज में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर तो ये विंगे चिब्बे अंदाज में होंगे तो डेफिनेटली ये एमॉर्फस होंगे। और अगर एक प्रॉपर तरतीब खूबसूरत बनी हुई तो ये हमारे पास जो है वो कहलाएंगे क्रिस्टलाइन। अब आपसे मैं पूछूं, मुझे बताओ कि तुम लोग, सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम लोग बीइंग ए ह्यूमन, आपकी बात कर रहा हूं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो? आपका गुस्सा है, हम लोग सॉलिड है। यस, ऑलमोस्ट सॉलिड हो, लिक्विड और गैस नहीं हो। ठीक है, अपने बारे में कॉन्फिडेंस रखो। अब आप लोग किस टाइप के सॉलिड हो, एमॉर्फस हो या क्रिस्टलाइन हो? बताओ ना मुझे, कौन से टाइप के हो? कुछ कह रहे एमॉर्फस, कुछ कह रहे क्रिस्टलाइन। खुदा रहा आप लोग एमॉर्फस सॉलिड हो। क्रिस्टलाइन होते ना तो तुम्हारी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होनी थी, तुम्हारी शक्ल जो है वो होनी थी। मैं अक्सर क्लासरूम के अंदर जब बच्चा इस तरह का आंसर देता है ना, मैं उसकी बड़ी मिट्टी प्लीत करता होता हूँ। खैर, आप लोग तो अब इस वक्त ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो, दूर बैठे हो, वरना मेरा दिल बड़ा कर रहा है मैं आप लोगों में से भी उन लोगों के कान खींचूं जिन्होंने कहा कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर तो तुम्हारी शक्ल बुद्धि, ये जो तुम्हारा फेस है, ये बाकायदा तौर पर इस तरह मुस्ततील शक्ल का या क्यूबिक शेप का या इस तरह हेक्सागोनल शेप की बुद्धि होती ना तुम्हारी, तो फिर मैं कहता कि तुम लोग हाँ हो क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई हम लोग एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो नो शेप ज्योमेट्रिकल इधर एग्जिस्ट करती है। ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और इधर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हो गए। अब ये डिटेल कंपेरिजन आ गया। केमिकल नेचर की बात करते हैं तो ये आइसोट्रोपिक होते हैं, ये एनिसोट्रोपिक होते हैं। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज की वेरिएशन विद दैट डायरेक्शन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट इक्वली शेयर्ड, क्योंकि पार्टिकल की तरतीब एक जैसी नहीं है, और यहाँ पर इक्वली शेयर्ड है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये बात भी तय हो चुकी। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इनमें कोई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल है, जबकि ये सिमेट्रिकल होंगे। और रिजिडिटी इनके अंदर लेस होगी और इनके अंदर मोर होगी। जब पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंजमेंट शो करेंगे तो रिजिड तो होंगे ना। और रेंज ऑफ ऑर्डर मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट ऑर्डर रेंज इनके अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर मैंने बोला था क्रिस्टलाइन बोला जाता है, और इनके अंदर लॉन्ग ऑर्डर रेंज देखने को मिलता है, इसलिए ओवरऑल ये उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ग्लास इज सूडो सॉलिड, वैक्सीज, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। और इस तरफ देखें, डायमंड आ गया, मेटल्स आ गई, टेबल सॉल्ट्स एटसेट्रा। तो ये आ गई एग्जाम्पल।
अब पेपर में सवाल क्या पूछा जा सकता है, इन एग्जाम्पल्स को अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आओ जरा एक क्वेश्चन यहीं पर लगे हाथों आप लोगों से पूछ लूं। पिक अप सूडो सॉलिड। तुमने यहां से सूडो सॉलिड पिक करना है और मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स ऑप्शंस की फॉर्म में दे रहा हूं। वैसे दिल का था लंबी चौड़ी एग्जाम्पल तो लेके चलो थोड़ी बहुत ही काफी है। देखो जनाब, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, सेलुलोज दे दिया, स्टार्च दे दिया, सुक्रोज दे दिया, प्लास्टिक सल्फर, सल्फर दे देता हूं, सल्फर एसिड, और S8 के अंदर के बाद फास्फोरस P4, और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल दूं यार आप लोगों को, सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, S8, P4, और चलो क्या याद करोगे, एक तुम लोगों को और एग्जाम्पल दे देता हूं जो कि काफी दफा पेपर में आ भी चुकी है। ये आप लोग ग्लास तो देख ही रहे होगे, ठीक है जी। मैं यहां पर तुम लोगों को दे देता हूं एग्जाम्पल में चारकोल। ले जी, फैसला करें इनमें से कौन सा सूडो सॉलिड, और एक ऑप्शन खाली आप लोगों के जज्बात की अक्कासी के लिए यहां पर मौजूद है। काफी बच्चे इस पे परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे, नो नीड टू वरी अबाउट। बेटे आपको पता है सेलुलोज और ये जो स्टार्च है ये एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर नहीं हो। जो स्टार्च कभी देखा है, आटे को कहते हैं, और ये हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। और एक और बात है, कुछ कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, वो एमॉर्फस है। बड़ा आसान सा तरीका है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जितना मर्जी ग्राइंड कर दें, आपकी टेक्स्ट बुक कहते हैं ये अपनी ओरिजिनल जो शेप है, यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर है ना, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। मेल्ट होने पर अलबत्ता हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ग्राइंड करने पर नहीं हो सकती। सुक्रोज चीनी की क्रिस्टल्स होती हैं, आप लोगों को पता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इस ऑप्शन में से कट जाएगा। अब आपको पता है सल्फर S8 जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ये अपनी रोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म रोमिक है, और दूसरी इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो प्लास्टिक सल्फर है। अब साफ जाहिर है कि जो प्लास्टिक सल्फर होगा वो तो सूडो सॉलिड में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन रोमिक सल्फर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब अमूमी तौर पर जब ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है तो आपको हो सकता है साथ मेंशन करें कि प्लास्टिक सल्फर की बात हो रही है, ये रोबोक्लिनिक। जब साथ रोबोक्लिनिक कह दे तो आप समझ जाएं कि रोमिक जो है वो बेसिकली हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो टाइप है, सो दैट्स वाई आप उसको क्रिस्टलाइन ही कहोगे। प्लास्टिक अब यहाँ पे सूडो में आ जाएगा। फॉस्फोरस जो है वो P4, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, जब नहीं तो भी आज के टेबल की एग्जांपल्स के अंदर आपके साथ बड़ी डिटेल में मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस हो जाएंगे। तो साफ जाहिर है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और चारकोल जो है ये इंक्लूड होगा, क्योंकि चारकोल जो है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। अब यहाँ पर अक्सर बेशतर ये चीज़ें देखी जाती हैं। बेटे आप लोगों को कहें कि डायमंड के साथ ग्रेफाइट दे दे तो याद रख ले ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है। ग्रेफाइट भी कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आपको इसके अंदर अगला जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि मॉलिक्यूलर कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है, आयोनिक कौन सा है। उसके ऊपर जैसे कि मैंने बोला तो बिल्कुल अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप लोगों ने देखना है। लो जी, मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो लेक्चर में एमॉर्फस वर्सेस क्रिस्टलाइन चंद एक मेजर प्रॉपर्टीज बोली। अब पेपर में सवाल आए इक्वली शेयर्ड फोर्सेस, और इसके अलावा फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ज्योमेट्रिकल शेप, रिपीटिंग यूनिट्स, रिजिडिटी, रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एंड एग्जांपल्स का सवाल है। जितनी भी एग्जांपल्स आपको बुक मेरी में नजर आए जो आपने यकीनी तौर पर मंगवा ली होगी, और इसके अलावा लेक्चर में और आपकी टेक्स्ट बुक वाली उन सारी एग्जांपल्स को पार्ट ऑफ द मेमोरी बना लेना। आगे चलते हैं। ले जनाब जी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं
एहतियातन चाह रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आपके साथ शेयर करता चला जाऊं, जिसमें आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म बताना चाहता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक सब्सटेंस लेकिन एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। और मैं अब आपको बताना चाहूं कि पॉलीमॉर्फिज्म टर्म होती सब्सटेंस या किस टाइप के सब्सटेंस के लिए, तो मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं फॉर कंपाउंड्स। ये एमसीक्यू आएगा। तो ये टर्म सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स के लिए होती है कि आपके पास कंपाउंड तो एक हो, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपको शो कर रहा है, रोमिक, रोबोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, एक कंपाउंड मगर एक नहीं, दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। तो बेटा इस प्रोसेस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और मैं बच्चों को कहता होता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आपने एक बात याद रख लेना है कि इनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपको सवाल आए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की डिफरेंट होगी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, लेकिन क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसकी वजह से मैं कहूंगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास अलबत्ता सेम होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो सेम होगी। इस चीज को थोड़ा माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालता चला जाऊं। एहतियातन रोशनी इसलिए डाल रहा हूं कि यार जब तुम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड का सवाल आए तो तुम लोग कहीं किसी स्टेज पर जाकर परेशान ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन और परेशानी से बचाना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं। आइसोमॉर्फिज्म नाम से जाहिर है कि हमारे पास आइसोमीन क्या होता है? सेम। मॉर्फिज्म में मॉर्फ्स का मतलब क्या होगा? शेप। और फिज्म जो है वो प्रोसेस को कहते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और उनकी एटॉमिक रेशियोज का एक टेबल है। पहले सुन लो डेफिनेशन के, डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे लेकिन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस मगर सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। अब यहां पर सुन लेना, आइसोमॉर्फिज्म टर्म में सब्सटेंसेस के अंदर क्या आएगा, याद रख ले। यह टर्म बैक वक्त एलिमेंट्स के लिए भी यूज हो सकती है और उसके साथ साथ कंपाउंड्स के लिए भी यूज हो सकती है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के लिए ये टर्म जो है वो यूज हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिएगा। अब यहां पर मैं आप बच्चों को एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं यार, कि जब मैंने बोल दिया कि ये टर्म एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर यहां पर अगला जो सवाल आएगा वो प्रॉपर्टीज के हवाले से भी हो सकता है कि यार इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं। तो याद रख ले, आइसोमॉर्फ्स के अंदर डिफरेंट फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज होंगे। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि कंपाउंड से डिफरेंट है। तो इनमें फिर सेम क्या होगा? इनके अंदर एटम्स की रेशो सेम होगी, और एटम्स की रेशो सेम होने की वजह से इनकी ज्योमेट्रिकल शेप या क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होगी। तो बेटा इनकी ज्योमेट्रिकल शेप और क्रिस्टलाइन फॉर्म के सेम होने के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ज़हन में रख लेना कि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप और क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होगी। तो आइए जरा आपके सामने आइसोमॉर्फ्स की कुछ एग्जांपल्स रखता चला जाऊं। अब देखिएगा NaNO3 और KNO3 दोनों रोम्बोहेड्रल हैं। दोनों की एटॉमिक रेशियो देखो, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह देखें पोटाशियम सल्फेट और
पोटेशियम क्रोमेट। तो ट्रिक क्या सीखी? ट्रिक ये सीखो कि जिनके अंदर एटम्स की रेशो एक जैसी होगी, एटॉमिक रेशो सेम होगी, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होगी। इस तरह देखिएगा, जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर और सिल्वर, जिंक और कैडमियम। अब देखें ये जो है एलिमेंट्स के लिए आइसोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स है, और ये सब की सब जो है कंपाउंड्स के लिए आइसोमॉर्फ्स की एग्जांपल्स हैं। और ये डू का मतलब याद रख लीजिएगा, डू कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती, डू का मतलब है यही ऊपर वाली ऑर्थोरोम्बिक की ही बात हो रही है। इसी तरह देखो आपकी बुक में कहता है क्या सल्फेट और फॉस्फेट आइसोमॉर्फ हो सकते हैं? जी बिल्कुल, एटॉमिक रेशियो चेक करें, 1:4, 1:4 के साथ ये हमारे पास होंगे बिल्कुल सेम एक जैसे आइसोमॉर्फ्स, क्योंकि देखो सल्फेट के अंदर भी ऑक्सीजन एटम्स की अरेंजमेंट आप लोगों को नजर आएगी टेट्राहेड्रल, और फॉस्फेट के अंदर भी आप लोग ऑक्सीजन एटम्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं टेट्राहेड्रल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अक्ल के कच्चों, लवली लवली बेबीज, लवली लवली बेबीज, आप लोग देखो जरा कि इनकी एटॉमिक रेशियो सेम, तो इनकी एटम्स की अरेंजमेंट सेम, और दोनों टेट्राहेड्रल शेप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये थी वो चंद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जिनके बारे में टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए कि टर्म एलिमेंट के लिए है या कंपाउंड के लिए है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में से कौन सी सेम है कौन सी डिफरेंट है। अब एलोट्रॉपी आपको पता ही है कि ये एक ऐसी टर्म है जो एलिमेंट्स के लिए होती है। तो ये टर्म जो है वो एलिमेंट्स के लिए यूज की जाती है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जनाब के सेम एलिमेंट होगा मगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह के सल्फर की मैं अभी बात कर रहा था, कार्बन की बात कर रहा था, और टिन भी है आप लोगों के सामने। और आप लोग देखिएगा रोमिक और मोनोक्लिनिक होता है। सल्फर हमारे पास, जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रहा था, प्लास्टिक सल्फर, उसके अंदर एक उसके मॉर्फस सॉलिड की टाइप आ जाती है। क्यूबिक, डायमंड, हेक्सागोनल ग्रेफाइट की फॉर्मिक के अंदर जो है वो। इसके अलावा इसी कार्बन के अंदर आप लोगों ने एक सुना होगा बकी बॉल्स। तो याद रखें बकी बॉल्स भी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है, लेकिन ये अमूमी तौर पर कंसिडर की जाती है एमॉर्फस के अंदर। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या, ये इसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन केस। तो एमॉर्फस इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो ट्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स के ऊपर नहीं उतर रही होती। सो दैट इज द रीजन कि हम इसको बॉर्डर लाइन केस कंसिडर करते हैं। अदरवाइज ये भी उसके कार्बन के एलोट्रॉप्स के अंदर आता है। अब एलोट्रॉप्स में जो क्रिस्टलाइन है वो तो मेंशन हो जाते हैं, क्यूबिक और हेक्सागोनल ग्रेफाइट, लेकिन बकी बॉल्स क्यों इग्नोर हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू बॉर्डर लाइन केस। टिन की बात करें तो ग्रे टिन क्यूबिक है और व्हाइट टिन जो है वो टेट्रा गोनल है। तो ये आपके पास एक एलिमेंट्स के हवाले से बात है। अब आप मुझे बताइएगा, ये एक एलिमेंट के लिए टर्म है, कंपाउंड के लिए नहीं हो सकती, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या चक्कर होगा? जी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो इनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। इवन दो मैं आपको बताऊं, डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट है। तो मुझे क्या लेने देना, एक कंडक्टर है और एक नॉन कंडक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर कहें एलोट्रॉप्स के अंदर भी अमूमी तौर पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, बट समटाइम्स हम लोग कह सकते हैं केमिकल्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल आल्सो डिफरेंट। अब आपको इसकी बॉर्डरलाइन केस ये भी कह देता हूं, जिस तरह आप लोग देखें कि क्यूबिक डायमंड के केस के अंदर आपको बताया कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप लोग देखते हो ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट 3 बॉन्ड बनाती है। तो ये बॉन्ड बनाने की जो शक्ति है ये डिफरेंट अगर है तो ये केमिकल नेचर के अंदर आएगी। तो जनरली क्या देखा जाएगा, केमिकल सेम होती है बट नॉट ऑलवेज
के अंदर केमिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं। और एग्जांपल में मैंने आपको डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर रोशनी डाल करके दिखाया। तो डायमंड और ग्रेफाइट में बोथ प्योर कार्बन एटम्स हैं, बट वास्टली जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि एलोट्रॉप्स। और एक टर्म होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आओ जरा इसके बारे में बताता हूं। और इसको रिवर्सिबल पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशंस भी कहते हैं। आपकी बुक में टर्म है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म इकट्ठी कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर कर रही होती है। ये 13.2 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर गलत लिखा हुआ था। तो मेरे बच्चों इस वक्त देखें, व्हाइट टिन में और ग्रे टिन में दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, एक टेट्रागोनल है, एक क्यूबिक है, बट 13.2 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बैक वक्त एग्जिस्ट कर रही है। तो इस टेम्परेचर को टैग दिया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, या इसको बोला जाता है रिवर्सिबल पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर पर बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट, बोथ crystalline forms coexist, both crystalline forms coexist करती हैं। ये coexist जब करती हैं तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये कोई इक्विलिब्रियम होगा? जी बिल्कुल। ये रिवर्सिबल साइन किसको शो कर रहा है? ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होंगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा और एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम आपको पता है होता ही रिवर्सिबल है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनामिक का मतलब आपको पता ही है कि रिवर्सिबल होता है। क्या मतलब? अबे सुन लो, 13.2 डिग्री सेल्सियस पर आपको इधर ग्रे टिन और इधर व्हाइट टिन एक इक्विलिब्रियम में नजर आएगा। अब जरा 13.2 से टेम्परेचर ज्यादा करो या कम करो तो क्या होगा? इस टेम्परेचर पर आपको दोनों यूं समझ लो 50-50% रेशो में नजर आएंगी। लेकिन जैसे ही 13.2 से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको व्हाइट टिन की मात्रा ज्यादा मिलेगी और 13.2 से कम करोगे तो आपको ग्रे टिन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी, यानी कि परसेंटेज चेंज हो जाती है अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंज हो जाए। इस तरह और एग्जांपल्स भी देख लो, सल्फर के लिए, रोमिक और मोनोक्लिनिक के लिए, और इस तरह सोडियम कार्बोनेट के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि ये टेम्परेचर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके अपने तीन, तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब मुझे एक बात कह लेने देना, और वो बात ये होगी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिख रहा हूं कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये शुड बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये मेल्टिंग पॉइंट से कम का टेम्परेचर क्यों होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट से कम का टेम्परेचर इसलिए होता है कि अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कर दोगे तो क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाएंगी। जब क्रिस्टल मेल्ट हो गई तो क्रिस्टल क्रिस्टल ना रही, बाप बाप ना रहा, भाई भाई ना रहा, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। जब क्रिस्टल ही ना रही तो फिर क्या रहेगा बांस और क्या बजेगी बांसुरी। तो याद रखिएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर शुड बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट, और ये एक रिवर्सिबल पॉलीमॉर्फिक टेम्परेचर होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, डायनामिक होता है, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं और टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की मात्रा बदल सकती है। ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने सॉलिड्स की। अब जो मैं अगली वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं अब आपको यूनिट सेल पढ़ाऊंगा, यूनिट सेल के पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा और आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ाऊंगा। इन डिटेल 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा और क्रिस्टल लैटिस की टाइप्स, और आगे मजीद लैटिस एनर्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां से पेपर में सवाल आएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय दिस वीडियो लेक्चर। बाय।